नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार स्वागत करता हूं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस धमाकेदार चैनल पर। जी हां दोस्तों, आपके लिए लगातार क्लासों पे क्लासें दी जा रही हैं। जैसा है कि दोस्तों हम लोग कल सीख रहे थे क्लास 10th वालों के लिए प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन वाला चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर से काफी हद तक आप लोगों के लिए बहुत कुछ सिखा दिया गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना बचा हुआ है उसमें बहुत हद तक आगे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए, हमारे कल गोलीय दर्पण चल रहे थे और गोलीय दर्पणों का थोड़ा सा भाग रह गया था, आज उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। ठीक है, तो आइए सब लोग हम लोग मार्कर ले लें और मार्कर लेके अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे अपना गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने क्या आपके लिए बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांच का खोखला गोला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कांच का खोखला गोला। ठीक है, उस कांच के खोखले गोले के एक भाग को हम काट लेते हैं, चाहे इस भाग को काट लें, चाहे इस भाग को काट लें, चाहे इधर से काट लें, चाहे इधर से काट लें। ठीक है, हम इसके एक भाग को काट लेते हैं। अब दोस्तों जब हम इसके एक भाग को काट लेते हैं तो हमें इस प्रकार की एक आकृति प्राप्त होती है, इस प्रकार की। ठीक है, हमने इसके एक भाग को काट लिया। अब जब हम किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग को काट लेते हैं तब उसके एक पृष्ठ पर, किस पर? उसके एक पृष्ठ पर, चाहे इस पर और चाहे इस पर, उसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट, किसका? लाल ऑक्साइड का पेंट और पारे की कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पारे की कलई। तब उसका दूसरा पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। परावर्तक तल का मतलब जिस तरफ से हम लोग अपना फेस देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाता है? दर्पण बनकर तैयार हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो दर्पणों की हमने कल आपको परिभाषा भी बता दी थी बहुत अच्छे से कि दर्पण होते क्या हैं। कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड की पेंट या पारे की कलई कर दी जाती है, उसका दूसरा तल इस स्थिति में परावर्तक तल कहलाता है। और इस प्रकार के दर्पण को ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, हमने इस प्रकार से बहुत अच्छे से समझाया था आपके लिए। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि सर जी आप लोग दर्पण के प्रकार बताइए। हम आप बताएंगे आपको दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए आप, दर्पण के प्रकार। और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हाई स्कूल में तो हम लोग दर्पणों के 2 ही प्रकार पढ़ेंगे, तो डाल लो आप लोग, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। डाल लो फटाफट से। यहां आप लोग दर्पणों के प्रकार लगा लेंगे, हेडिंग क्या लगा लेंगे? प्रकार। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना इस बात के लिए। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। और अगर वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं आ रही हो तुम्हारे लिए, मैं वीडियो यहाँ से HD बनाकर बिल्कुल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग कोशिश करना कि ऊपर 3 डॉट पर जाकर आप लोग क्लिक करना और वहां से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। आपके लिए एकदम झक्कास तरीके से फुल HD में वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं जाके। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है तुम्हारा कि हमने आपके लिए बता दिया था किस प्रकार से हम लोग दर्पणों को बना सकते हैं। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं? दर्पण के प्रकार को समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दर्पणों के प्रकार हमने बता दिए 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और नंबर 2 होता है हमारा उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। आए दिनों ये देखा गया है कि बोर्ड परीक्षा इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में पूछती रहती है। तो हम लोग आज बहुत अच्छे से एक अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी सीखेंगे इनके लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा अवतल और उत्तल दर्पण। सबसे पहले आप लोग एक बात पर ध्यान दें, हमने अभी क्या किया था, यहां से 2 हिस्सों में से काटा था कांच के खोखले गोले के लिए। एक तो इस प्रकार से काटा था, ठीक है, और एक को इस प्रकार से काटा। देखो ये इस प्रकार से काट लिया, 2 को काट लिया। हमने कहा था इनके किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट और पारे की कलई चढ़ा दी जाती है। तो मैंने क्या किया था, इस वाले के लिए लिया था और इसके एक पृष्ठ पर क्या किया, लाल ऑक्साइड की पेंट और पारे की कलई चढ़ा दी। भैया चलो आप कहोगे हाँ सर जी चढ़ा दी। तो इसका जो दूसरा वाला पृष्ठ था वो परावर्तक तल कहलाया। ये वाला पृष्ठ क्या कहलाया? उसका परावर्तक तल। यानी कि इधर से हम लोग अपना फेस देख सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके इस वाले सिरे से ना करके इस वाले तल से कर रहे हैं। देखो इस वाले पृष्ठ पर हम क्या चढ़ा रहे हैं? लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखो तब क्या होगा, इस स्थिति में इसका ये वाला जो पृष्ठ होगा वो क्या कहलाएगा? परावर्तक तल कहलाएगा। अब हम इसमें अपना फेस किधर से देखेंगे? इस तरफ से देख पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बस यही आपके लिए जानकारी देनी थी कि कै प्रकार के होते हैं दर्पण? 2 प्रकार के होते हैं। अब इनमें आपको सीखना है अवतल कौन सा है और उत्तल कौन सा है। देखो आपको बताता हूं,
अवतल कौन सा होता है और उत्तल कौन सा होता है, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे आप। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लें अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण पहले सीख लें कौन से। देखो अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं, अर्थात जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, अंदर की ओर। देखो हम अपना फेस कहां से देख रहे हैं, इस अंदरूनी साइड से देख रहे हैं, ना कि बाहर की साइड से, है ना। कहां से देख रहे हैं, अंदरूनी साइड से। तो इसकी परिभाषा भी कितनी बेस्ट है कि अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं। कहां होते हैं, अंदर की ओर। देखो इस प्रकार से, इधर से हम फेस देखेंगे अपना, इधर से, ठीक है, इधर से इस प्रकार से फेस देखेंगे तो परावर्तक पृष्ठ कैसा है, अंदर की ओर। इधर से नहीं देख रहे हैं, इधर तो हमने क्या कर दिया, लाल ऑक्साइड की पेंट चढ़ा दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम लोग ध्यान रखना कि अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो गया भैया, अवतल दर्पण। अब सुन लो आप लोग उत्तल दर्पण कौन सा होता है, इसकी भी परिभाषा सुन लो। उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर होते हैं, यानी कि उभरे हुए होते हैं, ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। तो उत्तल दर्पण कौन से होते हैं, वे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए होते हैं। जिनके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं, ध्यान रखना। जिनके परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए होते हैं क्या कहलाते हैं भैया मेरे, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो आप लोग नॉर्मली बहुत अच्छे से चीज के लिए सीख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपके लिए इसकी परिभाषाएं बता रहा हूं, उत्तल और अवतल दोनों की। पहले अवतल की आप लोग नोट करें, फिर उत्तल कर लें। देखो अवतल क्या होता है, देखो आ से अंदर, आ से अंदर, है ना, आ से अंदर। तो इसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं, है ना, आ से अंदर। और इसका ऊ से उभरा हुआ, यानी कि इसके परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं ना। तो दोनों चीजें आप सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने आपको अवतल दर्पण क्या बताया कि अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं, देखो आ से अंदर, है ना। और उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। अब मेरा मानना है ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं जो आपके लिए हमेशा बहुत अच्छे लेवल तक काम देंगी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया था, बहुत अच्छे सीखना, मैं एक ही से सिखा दूंगा जो इससे संबंधित मैं परिभाषाएं बताने जा रहा हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब इन दर्पणों को काटते हैं तो एक गोला लेते हैं, और गोले का क्या होता है, कोई ना कोई एक केंद्र भी होता है। इस वृत्त का क्या होता है, कोई ना कोई एक केंद्र भी होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना। जब भैया हम इसे ले लेते हैं तब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सीखें। देखो आप ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की रेखा जो होती है क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। ये बात ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है, केंद्र। ये क्या होता है, केंद्र। तो ऐसे ही समझे आप लोग कि दर्पण के लिए ये बिंदु क्या कहलाते हैं। देखो जब ये रेखा हम पूरी खींचते हैं दर्पण के लिए तो ये तो कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। सीख लेना एक एक बात के लिए। ये क्या कहलाती है, हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब ये क्या होता है, एक केंद्र होता है। तो मान ले रहे हैं वो केंद्र कहाँ होगा, यहाँ कहीं पर होगा। और ये केंद्र जो होता है उसे हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र सी। ध्यान से सुनना, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र सी। अब देखिए केंद्र से परिधि तक की रेखा यहाँ क्या कहलाती है, त्रिज्या। और यहाँ पर हम केंद्र से इस दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को, ये ध्रुव होता है P, ठीक है, दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर तो ये त्रिज्या होती है और यहाँ हम क्या कह देते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के लिए हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान रखना, वक्रता त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहली पॉइंट हमने क्या बताया आपके लिए, ये ध्रुव होता है तुम्हारा, ये वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब तुम लोग और सीखो थोड़ा सा। देखो अगर हम क्या करें, इस वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक वस्तु रख दें। क्या रख दें, एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु रख दी हमने। अब इस वस्तु से चलकर जाएगी क्या, प्रकाश किरण। और ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है, परावर्तित देखो इस प्रकार से गई थी और परावर्तित होकर इस प्रकार से ये जिस बिंदु से गुजरती हुई आई वो क्या कहलाता है, इसका दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस F कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस F। सुन लेना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण का मुख्य फोकस F, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं,
फोकस दूरी, और फोकस दूरी के लिए स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक एक पॉइंट नोट करते रहना कि स्मॉल एफ से किसे प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना स्मॉल एफ बराबर होती है हमारी फोकस दूरी, क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर होती है हमारी वक्रता त्रिज्या, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा पी होता है ध्रुव, पी क्या होता है, ध्रुव, ठीक है। सी होता है हमारा वक्रता केंद्र, क्या होता है, वक्रता केंद्र, एक एक पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए। सी क्या होता है हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब आगे सुनो, कैपिटल एफ हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस, क्या होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। इस प्रकार से ध्यान रखना। अब सुनो थोड़ा सा और इसमें, अगली प्रकाश किरण जो होती है वो कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से। देखो ये प्रकाश किरण जो है वो कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। ये चित्र थोड़ा सा और अच्छे से बनाने का प्रयास करूं मैं। यहाँ पर देखो एक चित्र और बना रहा हूं तुम्हारे लिए इस प्रकार से, अब तुम्हें शायद दिखेगा भी अच्छा, ठीक है। तो यहाँ जब एक चित्र में और बना रहा हूँ ये, अब ध्यान दो आप लोग, ठीक है। देखो ये मेरी क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, ध्रुव पी, ठीक है। ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, ये ध्रुव पी है हमारा। अब देखो यहाँ कहीं पर हमारा क्या है, वक्रता केंद्र सी है, क्या है, वक्रता केंद्र सी। यहाँ कहीं क्या रखी है, एक बिंदु वस्तु ओ रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक बिंदु वस्तु ओ, ठीक है। हमने एक बिंदु रख दिया है, यहाँ कोई वस्तु रख दी है, इससे क्या चलकर जा रही है, प्रकाश किरण चलकर जा रही है, और ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वो क्या कहलाता है, हमारा मुख्य फोकस एफ कहलाता है, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस एफ, ठीक है। अब तुम लोग और थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो हमारा मुख्य फोकस है, लेकिन अब जो क्या होगा, इसके लिए आप क्या करो, यहाँ कहीं पर मान लो, ठीक है, वक्रता केंद्र सी के लिए हम लोग यहां पर मान लिया। अब देखो वक्रता केंद्र सी से होकर अगली प्रकाश किरण जाएगी और ये परावर्तित होकर बिल्कुल इसी दिशा में चली जाएगी। देखो ऐसे ही गई थी, अब परावर्तित होकर इसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो हमने कल आपके लिए पृथ्वी में पढ़ाया था, तो बताया था कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। ये किरण परावर्तित होने के बाद यहाँ मिल रही है, और ये किरण भी परावर्तित होने के बाद कहाँ मिल रही है, कि यहाँ। तो जहाँ पर ये काटती है वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाता है, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। अब मैंने आपके लिए सभी बातें बता दी कि ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, दर्पण क्या होता है, मैंने सब कुछ आपके लिए बारी बारी से बता दिया, ठीक है। अब तुम लोग एक बात और सुन लो थोड़े अच्छे से। मैंने तुम्हें अभी हाल यहाँ पर सिखाया था कि भैया जो हमारी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी के लिए कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं हम। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। और ये पूरा जो ध्रुव तक की दूरी होती है, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, हमारी स्मॉल आर, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो एक क्वेश्चन आता है कि मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आप लोग इतनी चीजें नोट कर लें, ठीक है, कि एफ क्या होता है, फोकस दूरी, आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, पी क्या होता है, ध्रुव, सी क्या होती है, वक्रता केंद्र, और एफ क्या होता है, मुख्य फोकस, ठीक है। अब आप लोग एक हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाने से पहले एक बात और सुन लें, ध्रुव से इस तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं, ध्रुव से इस तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं सभी को हम माइनस में मापते हैं। कैसे मापते हैं, माइनस में। और ध्रुव से इस तरफ की जितनी दूरियां होंगी उन्हें हम प्लस में मापते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ध्रुव से इस तरफ की जितनी दूरियां उसे हम किस में मापेंगे, माइनस में, और इस तरफ की प्लस में मापेंगे, ठीक है। अब आप लोग टॉपिक लगा लो फटाफट से। हेडिंग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, जल्दी से लगाओ, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अगला आपका टॉपिक होगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। जल्दी से लगाओ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। और भाई साहब जिसने पहली वीडियो ना देखी वो पहले पहली वीडियो देख ली, उसके बाद ही आइए यहाँ पर, ठीक है, ना तो सब मेहनत बेकार जाएगी तुम्हारी।
तो देखो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, इस बात के लिए आप लोग और थोड़ा सा गौर से समझ लें। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, देखो यहां है तुम्हारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अब आप लोग इस चीज को कैसे समझ सकते हैं वो थोड़ा प्रयास करें। देखो हमने आपके लिए बताया था अभी हाल कि यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। और यहां से यहां तक क्या होती है हमारी, स्मॉल एफ। क्या होती है, स्मॉल एफ। ठीक है, अब तुम लोग ध्यान दो थोड़ा सा। देखो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। तो आप लोग एक लाइन लिखेंगे इसमें, वो लाइन कितनी होगी, बस इतनी सी लाइन होगी जो मैं लिख रहा हूं, उस पर गौर करना। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इसका एक बहुत अच्छा रसगुल्ला सा फार्मूला लिख देंगे आप लोग कि फोकस दूरी कैसी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसे आधा कैसे करेंगे, बटे में 2 लगा दो। ठीक है, और ये आ जाएगा इसका फार्मूला की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये भी टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा कि फोकस दूरी कैसी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग नॉर्मली लिख सकते हैं, बस इतना याद रखना कि यदि दर्पण का द्वारक कैसा है, वक्रता त्रिज्या से छोटा है। ठीक है, जो द्वारक है वो वक्रता त्रिज्या से यदि छोटा है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है। ठीक है, अब आप लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है।